अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आपको ईद उल अज़हा का दूसरा दिन बहुत मुबारक हो। आज के अपने इस प्रोग्राम में हम पाकिस्तान की करंट सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे। रीसेंट टाइम्स के अंदर हमने देखा है कि किस तरह से पाकिस्तान में एक दफा फिर से टेररिज्म का राइज हुआ है। ऑल्दो सिक्योरिटी फोर्सेज इसके लिए ऑपरेशन गज़ब लिल हक तो कर रही हैं, मगर इसका सदेबाब कैसे मुमकिन होगा? आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? और दूसरी तरफ भारत जो कि एक तरफ अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है और दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की धमकियां भी दे रहा है। तो इन धमकियों के अंदर कितनी जान है, इस पर भी बात होगी। एंड इस सारे सिचुएशन के अंदर चीन क्या किरदार अदा कर सकता है, इस पर तज्जिए के लिए आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड मीडिया स्टडीज मेहदी शाह साहब और ब्रिगेडियर गजनफर साहब जो कि दिफाई तज्जियाकार हैं। सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। और हमारे साथ हमारे एनालिस्ट जिनको आप देखते हैं रोज अपने प्रोग्राम में, सलीम बुखारी साहब भी मौजूद हैं और आज इस प्रोग्राम को मेरे साथ को होस्ट कर रहे होंगे। सर गजनफर साहब, आपसे आगाज करूंगी। हमने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से भारत को हजीमत का सामना करना पड़ा है। सिंदूर जो है वो माथे का कलंक बन के रह गया, लेकिन उसके बावजूद भारत ने शायद सबक नहीं सीखा। अब फिर से सिंदूर 2.0 का नारा लगाया जा रहा है। अभी रिसेंट आर्मी चीफ ने जिस तरह का बयान दिया, पाकिस्तान को जुग्राफिया से मिटाने की बातें की जा रही हैं, तो इन बातों के अंदर कितना वजन है, कितनी सिग्निफिकेंट है ये? बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और रहा है पाकिस्तान के अंदर। इंडिया बल्कि पाकिस्तान को छोड़े, पाकिस्तान इंडिया को सोचते आप इसको वर्ल्ड मीडिया को देख लें, जिस तरह वर्ल्ड मीडिया ने इस चीज़ को कवर किया था। तो अगर आप उसका इफ़ेक्ट देखना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है एक दुनिया में एक आर्टिकल छपा था की एरो में, और उसका हेडलाइन जो थी की एरो की, एक वो एयरफोर्स के एक एनालिस्ट हैं एलन वर्स, उन्होंने उस चीज़ को लिखा था और उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च की थी। केम टू पाकिस्तान स्टेट विद PF ऑल्सो, और उसके बाद उन्होंने, और उनकी आर्टिकल का हेडिंग थी अंडरस्टैंडिंग द रफेल किल्स। ये रफेल 4 गिरे थे, 8 गिरे थे, ट्रंप ने तो 11 बना दिए थे, लेकिन 8 गिरे थे। अब उसके बाद उनका रीज़न क्या था? रफेल बहुत आउट ऑफ मतलब टेक्निकली बहुत एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है। उसके अंदर उन्होंने एक सेंटेंस लिखा था जो मैं कोट करना चाहूँगा। उसने लिखा था कि उन्होंने लिखा था कि 52 मिनट्स में, 52 मिनट में पाकिस्तान ने इंडिया की पूरी फोर्सेस को ज़मीन बोझ कर दिया था। अब ये है छोटी सी तारीख़, मैं उससे पहले नहीं जाना चाहता क्योंकि पाकिस्तान ने, जब भी पाकिस्तान और इंडिया की फ़ाइट हुई है, देखिए एक चीज़ ये होती है कि जब जंग हो रही होती है उसमें टेरिटोरियल लॉसेस जो होते हैं वो तो होते हैं, मटेरियल लॉसेस भी होते हैं, लेकिन फिर मटेरियल लॉसेस दोनों साइड पे होते हैं, दोनों जो दी एडवर्सरीज हैं। लेकिन ये जो पिछली जो जंग गुजरी है इसमें मटेरियल लॉसेस जो है वो पाकिस्तान की साइड पर नहीं थे, टोटल मटेरियल लॉसेस आर इंडियन साइड। अब ये चीज़ें इंडिया के अंदर जो उनके एनालिस्ट हैं और जो एनालिस्ट अच्छे हैं वो उसको पढ़ रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस वक्त अगर आप इंडियन आर्मी का कल्चर देखें, साथ ख़ास तौर पे जब से वहाँ पे CDS की अपॉइंटमेंट शुरू हुई है, आपको पता है CDS पुराना जो था अनिल चौहान, और उसके बाद ये जो CDS है, ये दोनों CDS जो थे, ये अजीत कुमार डेविल जो उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, ये उसके दफ्तर में काम करते थे। वहाँ से ये रिटायर्ड लोग थे, इनको मर्ज करके और उन्होंने CDS पे लगा दिया। फिर आप इंडियन एयरफोर्स के चीफ का अगर कंडक्ट देखें कि वो एयरफोर्स के चीफ जो है सोए हुए थे, 2 महीने बाद वो जागे एक दिन सुबह और उन्होंने आगे कहा कि हमने पाकिस्तान के 5 F-16 गिरा दिए। अगर आप तो आप उससे उनके करेक्टर का, मैं सिर्फ आपको इवेंट्स कोट कर रहा हूँ ताकि आपको कंक्लूजन में आसानी हो, उनके आप कंडक्ट का अंदाज़ा लगा ले। उसके बाद उनके जो डिप्टी आर्मी चीफ ने या उसे अनिल चौहान जो CDS ने, उन्होंने सिंगापुर बेस्ड ड्यूटर को जब इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा जी हमारे लॉसेस तो हुए हैं, अब कितने हुए हैं ये मैं नहीं कह सकता। तो आप इसमें झूठ का अंदाज़ा लगा लीजिए। फिर आप अभी इंडियन आर्मी चीफ की स्टेटमेंट से पहले एक इनके राजस्थान में एक कमांडर हैं जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल सोबक E मीनावाला, वो अब डिप्टी चीफ ऑफ डिफेंस स्टडी, उनकी एक स्टेटमेंट आई है और उन्होंने कहा कि जी मैंने अभी रिसेंटली जो है नूर वली महसूद से मुलाकात की है और वो जो है ही लव्स इंडिया, और हम बड़ी जल्दी अभी उनके साथ मिलके एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होली वॉर लड़ेंगे। अब आप मुझे बताइए, हिंदुओं की और मुसलमानों की मिला के मुसलमानों के खिलाफ़ होली वॉर हो सकती है? उस साथ उसने एक और लफ्ज़ जो कहा है कि सेंटेंस कहा है कि हम अब इन टेररिस्ट के साथ डिफेंस माहिदा करने जा रहे हैं।
इससे आप इंडियन आर्मी के करैक्टर का, यानी आप टेररिस्ट से एक दिफाई माहिदा कर रहे हैं। कभी आपने सुना है कि टेररिस्ट ओरिएंटेड लोगों से डिफेंस माहिदा हुआ? नूर वली मसूद या बाकी गुल बहादुर, बाकी को नाम उठा के दुनिया कहती है कि UN की मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट कहती है कि 6000 के करीब दहशतगर्द अफगानिस्तान में मौजूद। उसके बाद अभी आप रिसेंट आर्मी चीफ की स्टेटमेंट देख लीजिए, जिसने कहा कि जी हम जो का, मैं वो स्टेटमेंट रिपीट नहीं करना चाहता, हर एक को पता है। तो क्या ये एक मिलिट्री कमांडर की ज़बान है या एक पॉलिटिशियन की ज़बान है? असल में ये जो RSS का कल्चर इस बुरे तरीके से इंडिया की फ़ौज के अंदर समा गया है कि उन्होंने जोग्राफियाई बेसिस पे, मिलिट्री बेसिस पे, स्ट्रेंथ बेसिस पे, कंपैरिजन बेसिस पे, म्यूनिशन बेसिस पे आर्मी या दोनों आर्मी के कंपैरिजन को देखना छोड़ दिया। बल्कि साहब कथा कलामी कर रहा हूँ मैं आपकी, अगर मैं ये एज्यूम करूँ जो आप फरमा रहे हैं, क्या इंडिया की आर्मी जो है वो RSS का मिलिटेंट विंग बन गई है? जी बिल्कुल, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा था कि जब आप दुनिया पूरी को उठा के देख ले, जब आप मजहबी जनूनियत में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे अभी ईरान की और अमेरिका की, इजराइल की जंग है, ये किसी टेरिटोरियल बेसिस पे नहीं है, ये सब एक ढकोसला है। जो कहते हैं कि जी न्यूक्लियर वेपन छोड़ दे और जी स्टेट ऑफ होमस खोल दे, ये सब ढकोसला है। बुनियादी तौर पे अमेरिका का इनडायरेक्ट मकसद था 3 मिशन ऑब्जेक्टिव्स को तरतीब दे के, जो रिजीम चेंज, जो न्यूक्लियर और जो मिसाइल्स पे बेस करते थे, उन इनडायरेक्ट को उनको तफवीज़ दे के इनडायरेक्ट मकसद था ईरान को तबाह करना। ईरान खड़ा हो गया। अभी यही मजहबी जनूनियत है जिसके ऊपर से लॉजिक प्रिवेल नहीं कर रहा, यही RSS की मजहबी जनूनियत है। यानी मैं आपसे बारहा कहता हूँ और फिर कहूँगा कि इंडिया की बुनियादों में, इंडिया की जो बुनियादें 1947 में जो उनकी फाउंडेशन बनी थी, उसके अंदर 2 चीज़ें याद रखिएगा। एक है दहशतगर्दी का खून। किस तरह? क्योंकि उन्होंने 1 महीने बाद अपने उस शख्स को, जिसको पीस एक्टिविस्ट था, जिसको वो बापू कहते हैं, उसकी तस्वीरें लगा के फिरते, उसको पॉइंट ब्लैंक रेंज पे RSS के एक प्रीचक ने गोली मार दी थी। वो खून गया इंडिया की कंडीशन, वहां से दहशतगर्दी का सब कॉन्टिनेंट में आगाज। उसके बाद इंडिया की बेसिस है गैर इखलाकी, गैर इमोरलिटी के ऊपर। इमोरलिटी किस तरह कि आपको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के लेडी माउंटबेटन से एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस थे। अब लेडी माउंटबेटन ने अपनी किताब भी छापी है समर के नाम से, जिसमें जो सारे इश्किया खतूत छापे हैं जो नेहरू साहब ने उनको लिखे थे, जिसको तो नेहरू ने छुपाने की बेपनाह कोशिश की गई। नेहरू ने कंपेल किया लेडी माउंटबेटन को उन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन की वजह से कि तुम माउंटबेटन को प्रेशराइज करो कि कश्मीर जो है वो इंडिया के हवाले किया जाए। आपको पता है गुरदासपुर के अंदर झंडे लग गए थे पाकिस्तान से, 3 दिन तक गुरदासपुर की अनाउंसमेंट नहीं की गई थी। 51.3% लोगों ने, गुरदासपुर के लोगों ने पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए वोट दिया था, जिसमें क्रिश्चियंस भी शामिल थे। लेकिन 3 दिन बाद चूंकि लेडी माउंटबेटन का प्रेशर था, माउंटबेटन को पता था कि लेडी माउंटबेटन की और जवाहरलाल नेहरू के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस है, तो उसने उस बेसिस पे कश्मीर को उसका अच्छा कोई काम करो, एक जाली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उस पर साइन किया गया जब मुजाहिदीन पुंछ को फतह करने वाले थे और श्रीनगर के अंदर मौजूद। अगर कहीं वो श्रीनगर एयरपोर्ट पे दरख्त काट के डाल देते ना, तो इंडियन आर्मी उधर लैंड ना कर सकती। तो ये जो दहशतगर्दी का जो आंसर है, ये आप ओवर अ पीरियड ऑफ देख रहे हैं कि 36 मुस्लिम कुछ फिसादात हुए बहुत बड़े बड़े, जहां बॉम्बे में, कैलकाटा में, दिल्ली में नहरों के अंदर मुसलमानों का खून बह रहा था। बगीर साहब आपके पास वापस आएंगे, जरा इंडिया के मसले के साथ जरा तय कर लें। शाह साहब आपसे ये पूछना है कि ये जो वॉर हुई, इसके बाद एक तो पाकिस्तान का स्टेटस जो है मिलिटरीली बहुत इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रिकग्नाइज भी किया गया और बढ़ भी गया। दूसरा, डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान जो है वो इट गॉट्स टू न्यू हाइट्स। इज दैट इम्प्रेशन करेक्ट? जी, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुखारी साहब बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि पाकिस्तान का स्टेचर तो पहले से मौजूद था। अगर आप देखें तो हेनरी किसिंजर का वाक़या हो, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हो, जिनेवा अकॉर्ड्स हों, इस सारे के अंदर पाकिस्तान, हत्ता कि जो भी नियर पास्ट के अंदर दोहा एग्रीमेंट था, तो पाकिस्तान हर जगह मौजूद था। लेकिन इसके बाद जो पाकिस्तान की सूरत हाल बनी, क्योंकि एक तसव्वुर था पाकिस्तान के अंदर भी कि शायद भारत बहुत आगे निकल गया है, लेकिन
लेकिन वो जब तसव्वुर का जो ख़त्म हुआ तो उसके बाद आप यूँ देखिए कि सिर्फ पाकिस्तान से बाहर सार्क ममालिक के अंदर ही आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा तब्दीली महसूस होगी, और आप ये देखेंगे कि वहाँ पर लोगों ने किसी एक से भी नहीं बनती हिंदुस्तान की। बहुत ज़्यादा जो है वो हिंदुस्तान के इख्तलाफ हुआ, खिलाफ गए। और इसी तरह दुनिया के अंदर भी हम देखते हैं कि दुनिया का भी एक जो मेयार था वो किसी हद तक बदला, और उन्होंने भी ये महसूस किया कि नहीं, हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान के बराबर का मुल्क कम अज़ कम मिलिट्री के अंदर नहीं है। शाह साहब, वो जो एक तसव्वुर था कि हिंदुस्तान जो है राइजिंग इंडिया और ब्राइट इंडिया, पता नहीं क्या क्या, वो कायम है या वो अंडरमाइन हुआ? वो तो हमें आइसोलेट करने चले थे दुनिया में और समझते थे कि वो इस रीजन के मामा हैं, इसके बहुत बड़े जगादरी हैं। वो कंप्रोमाइज हुआ है अभी आपने देखा इंटरव्यू जो रॉ के साबिक हैं दलित साहब, उन्होंने कहा कि हम उन्हें अकेला करते करते खुद अकेले हो गए, तो हमें उनको एंगेज करना चाहिए, उनके साथ बात करनी चाहिए। आरएसएस के सेक्रेटरी जनरल का स्टेटमेंट अभी उनके सेक्रेटरी जनरल आरएसएस का भी आया, फिर उनके साबिक आर्मी चीफ का भी आया। तो सूरत हाल वहाँ पर 6 जून को दिल्ली के अंदर इस पर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है कि वे फॉरवर्ड क्या है पाकिस्तान के साथ। तो मकसद कहने का ये है कि वहाँ पर भी ऐसे लोग अब दोबारा से सामने आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई आपने ये गलत फैसला कर लिया, और इसका पाकिस्तान को तो कोई नुकसान नहीं हुआ लेकिन हिंदुस्तान को नुकसान हो गया। और हिंदुस्तान जो बहुत सारे प्लान करके बैठा हुआ था, क्वाड से लेकर और जो ब्रिक था और इस सारों के अंदर, वो सारों का जो है वो शटर हो गया उसका वो सारी सूरत हाल। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर बहरहाल वो ये कोशिश में ज़रूर लगा हुआ है कि ठीक है कि हम पाकिस्तान को वो नहीं कर सके, लेकिन जो हमारी आबादी है, जो हमारे वो लोग हैं जो जिनकी बाइंग पावर उसी तरह है जैसे यूरोपियन बाइंग पावर है, उसको इस्तेमाल करते वक्त दुनिया को अट्रैक्ट करें हम अपनी तरफ, तो वहाँ पर तो खड़ा हुआ है। लेकिन दूसरे हवाले से जो है उसकी कमज़ोरी जो है वो अब हमें बार बार हर जगह पे जो है नजर आ रही है। देखे ना, ब्रिक्स के 2 इजलास हुए हैं दिल्ली के अंदर, दोनों का एलामिया जारी नहीं हो सका, एलामिया जारी नहीं हो सका ना। और जो लेकिन मेहदी शाह साहब, अभी हम देख रहे हैं रिसेंटली कि चाइना के साथ ये बातें सुनने में आ रही हैं कि J-35 जो है वो पाकिस्तान लेने जा रहा है। तो क्या फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा हो रहा है? और अगर ऐसा हो जाए तो ऑलरेडी आप बता रहे हैं कि मिलिटरीली प्रूव भी हो गया मार्का हक के अंदर के हाउ सुपीरियर पाकिस्तान एयरफोर्स इज एज कम्पेयर टू IAF। तो अभी इसके बाद कितनी सुपीरियरिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी पाकिस्तान एयरफोर्स की? देखिए ये हो गया है और पाकिस्तान को J-35 मिलने ही मिलने हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक तो पाकिस्तान के पायलट्स आजकल वहाँ पर गए हुए हैं और वो इसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो जब हमने देखा था कि इससे पहले भी जो J-10 का मामला था, तो J-10 से पहले हमारे लोग गए थे जो वहाँ ट्रेन हो रहे थे। तो ये एक इस तरह का एक इशारा होता है कि चीज़ें जो हैं वो आगे की तरफ चल रही है। मेरा ख्याल है ये जो वज़ीर आज़म साहब ने दौरा किया है, इसके अंदर जहाँ एक तरफ जो है वो कोशिश की जा रही है कि इन्वेस्टमेंट वापस लाई जाए जो 2016-17 से रुकी हुई है, जो $26 बिलियन हुई थी, $15 बिलियन उसमें से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी और तकरीबन 11 बिलियन जो था वो कर्ज की शक्ल में था। लेकिन 2017 के बाद से ये चीज़ें रुक गई हैं। तो एक इकोनॉमिक जोन जो हमने लगाए थे वो भी उस तरह नहीं फ्लरिश कर सके जैसे हम चाहते थे। लेकिन इसके पैरेलल जो है वो मिलिट्री के मामलात इतने आगे चले गए कि इस वक्त अब 82% जो इंटरनेशनली चीज़ें खरीद रहे हैं मिलिट्री के हवाले से वो चाइना से हम खरीद रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं मेहदी शाह साहब आप, और आपने तस्दीक भी कर दी है कि पाकिस्तान जो है वो J-35 खरीदने जा रहा है। इसी बात के साथ प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, सो स्टे विद अस।